नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और उसका अभ्यास क्रमांक है 5। इसमें दिया गया है कि एक सिक्के का द्रव्यमान 3 ग्राम है। अगर द्रव्यमान को स्मॉल m से प्रकट कर दें तो ये है 3 ग्राम। उस ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए जो इस सिक्के के सभी न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक हो। अर्थात हमें कुल बंधन ऊर्जा 3 ग्राम की वो ज्ञात करना है। अगर बंधन ऊर्जा कुल 3 ग्राम की हमें ज्ञात करना है, उसको मैं QM से प्रकट कर दूं तो ये मान हमें निकालना है। सरलता के लिए मान लीजिए सिक्का पूर्णतः कॉपर 63 परमाणु का बना हुआ है और कॉपर 63 का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ Cu न्यूक्लियाई जो है वो है 62.9290 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो हमें बताना है कि कुल कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हम एक काम करते हैं कि 3 ग्राम कॉपर में कितने नाभिक होंगे इसकी संख्या पता लगा लेते हैं। तो जितने परमाणु होंगे उतने ही नाभिक भी होंगे, तो हम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं तो नाभिक की संख्या अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं कि 3 ग्राम कॉपर 63 में परमाणुओं की संख्या। इसको यदि मैं m से प्रकट कर दूं कि मास जो भी 3 ग्राम है तो कुल परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, चूंकि 63 ग्राम कॉपर के अंदर एवोगैड्रो नंबर के बराबर परमाणु होते हैं, तो 3 ग्राम कॉपर में कुल परमाणुओं की संख्या अगर हमें निकालना है तो हम लिख देंगे 3 गुणित एवोगैड्रो संख्या जिसका मान है 6.23 गुणित 10⁻23 बटे परमाणु भार 63। तो इसकी सहायता से हमें 3 ग्राम में कुल कितने परमाणु होंगे या कितने नाभिक होंगे ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, और ये संख्या गणना करने पर प्राप्त होती है 2.8681 गुणित 10⁻22। तो इतने एटम्स या इतने नाभिक भी कह सकते हैं हम, इतने हमें प्राप्त होंगे। अब द्रव्यमान क्षति की सहायता से हम निकाल लेते हैं कि एक नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी है, उसको Mn से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप द्रव्यमान क्षति निकाल लीजिए कि एक नाभिक में के निर्माण में द्रव्यमान की क्षति कितनी हो रही है। तो इसका सूत्र हमारा वही है ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस M कॉपर नाभिक का द्रव्यमान। अब इसमें हम सारे मान रख देते हैं ताकि डेल M के मान की गणना कर सकें। तो डेल M बराबर प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि Z का मान 29 है तो 29 गुणित 1.007825 ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया, प्लस 63 में से 29 को माइनस किया तो बचे 34। तो 34 प्रोटॉन है, इसके न्यूट्रॉन है इसमें, तो 34 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 34 गुणित 1.008665। और इसमें से हमें माइनस करना है नाभिक का द्रव्यमान जो कि दिया गया है 62.92960। तो ये द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। इन सभी को यदि हम हल करेंगे तो ये मान प्राप्त हो रहा है द्रव्यमान क्षति का 0.591935 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब इसके तुल्य ऊर्जा का मान निकाल लेते हैं, तो 931.5 से गुणा कर दें तो एक नाभिक की बंधन ऊर्जा आ जाएगी 0.591935 गुणित 931.5। जब आप इसको हल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 551.3875 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक नाभिक की बंधन ऊर्जा है और कुल नाभिकों की संख्या हम पहले निकाल चुके हैं। तो कुल ऊर्जा QM बराबर हो जाएगा NM गुणित Q। यहां पर आप मान रख दीजिए
और दोनों मान रखकर हम ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। 2.8681 गुणित 10 की घात 22 गुणित 551.3875। इसको चाहे तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में परिवर्तित कर दें तो 1.6 गुणित 10 की घात -13 से गुणा कर दें, ये उत्तर हमारा जूल के अंदर आ जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आने वाला है 2.535 गुणित 10 की घात 12 जूल। तो 3 ग्राम कॉपर की जो ऊर्जा होगी, बंधन ऊर्जा कह सकते हैं, इसका मान होगा 2.535 गुणित 10 की घात 12 जूल। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक, और इसका अभ्यास क्रमांक है 6। इसमें हमें अल्फा क्षय, बीटा क्षय, पॉजिट्रॉन क्षय और इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण, इससे संबंधित 7 प्रश्न दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसकी रासायनिक समीकरण, इसकी नाभिकीय समीकरण क्या होगी। इसके पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है जब किसी नाभिक से अल्फा कण निकलता है या बीटा कण निकलता है या पॉजिट्रॉन निकलता है, तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है। नंबर 1, जब किसी नाभिक से अल्फा कण क्षय होता है तो मूल नाभिक से 2 प्रोटॉन तथा 4 न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक का मान 2 से कम हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाती है। नंबर 2, जब किसी नाभिक से बीटा कण क्षय होता है तो मूल नाभिक से 1 प्रोटॉन बढ़ जाता है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या 1 कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाएगा और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहेगी। जब किसी नाभिक से पॉजिट्रॉन क्षय होता है तो प्रोटॉन की संख्या 1 से कम हो जाती है तथा न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात परमाणु क्रमांक 1 से कम हो जाता है और द्रव्यमान संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। और नंबर 4, जब कोई नाभिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो प्रोटॉन की संख्या 1 से कम हो जाती है तथा न्यूट्रॉन की संख्या 1 से बढ़ जाती है, अर्थात परमाणु क्रमांक 1 से कम हो जाता है तथा द्रव्यमान संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ रासायनिक समीकरण, नाभिकीय समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं, उनको पूरा करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले कहा गया है कि रेडियम से अगर अल्फा क्षय होगा तो क्या होगा। तो देखिए, रेडियम से जब एक अल्फा कण यानी कि हीलियम का नाभिक निकलेगा तो इसका परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाएगा, 88 की बजाय अब हो जाएगा 86, और द्रव्यमान संख्या 226 के बजाय हो जाएंगी 222। तो एक अल्फा कण निकल गया, 86 और 2 88 संतुलित है, 222 और 4 226 संतुलित है। तो इस प्रकार से नाभिकीय क्रिया पूर्ण होगी अल्फा कण निकलने पर। दूसरा यदि हम देखें तो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम से यदि अल्फा कण निकलता है तो क्या होगा, 94 से अल्फा कण निकलने पर यहाँ 92 हो जाएगा। इसको हमें 92 कर लेना चाहिए। 92 यूरेनियम 238, 242 से 4 कम हो गया 238, और ये अल्फा कण निकल गया। तीसरे नाभिकीय समीकरण में आप देखिए कि फास्फोरस से यदि एक बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन होता है तब नाभिक में ऋणावेशित कण तो पाए नहीं जाते। तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो न्यूट्रॉन, ये माने कि वो प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। तो एक न्यूट्रॉन टूटा, बीटा पार्टिकल निकला, तो बीटा पार्टिकल निकलने से एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि माइनस निकल गया तो प्लस बढ़ेगा। तो आप देखिए कि पहले परमाणु क्रमांक 15 था, अब परमाणु क्रमांक 16 है। द्रव्यमान संख्या चूंकि एक न्यूट्रॉन कम हुआ और प्रोटॉन बढ़ा है तो अपरिवर्तित रहेगी। तो बीटा पार्टिकल निकलेगा, साथ में एंटी न्यूट्रिनो, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, मूलभूत कण है, इसकी उत्पत्ति होगी, ये निकल जाएगा। इसके बाद में यदि यहाँ देखें तो इसमें देखिए आपकी बिस्मिथ 83 से यहाँ पर भी एक बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन हो रहा है। तो बिस्मिथ से जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो वही बात होगी, 83 से 84 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, एक बीटा पार्टिकल निकलेगा और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो, इसका भी उत्सर्जन होगा। तो एंटी न्यूट्रिनो
उत्सर्जित होगा। इसके बाद कार्बन से यदि पॉजिट्रॉन निकलता है, पॉजिट्रॉन एक प्रकार से धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है, तो यदि कार्बन से धनावेशित इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धन आवेश निकलने से प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ 6 थे, अब प्रोटॉन 5 हो गए, तो परमाणु क्रमांक 1 से कम हो गया। जबकि प्रोटॉन निकलने से वो न्यूट्रॉन बच गया, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग यानी कि द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहेगी। एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, साथ में एक न्यूट्रिनो फंडामेंटल पार्टिकल भी उत्सर्जित होगा। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ देखें तो टेक्नीटियम में से जब एक पॉजिट्रॉन निकलेगा तो मोलिब्डेनम बनेगा। तो यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक 43 से 42, जबकि द्रव्यमान संख्या 97 एज इट इज रहेगी, साथ में न्यूट्रिनो पार्टिकल का उत्सर्जन हो जाएगा। यदि जीनोन की बात करें और जीनोन यदि एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, देखिए कि इलेक्ट्रॉन जाकर एक प्रोटॉन को बैलेंस कर देगा। तो अब आयोडीन बना और आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53, जबकि परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या वही बनी रहेगी 120। यहाँ एक न्यूट्रिनो उत्सर्जित होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नाभिकीय क्रियाओं में जब अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या पॉजिट्रॉन इसका उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्याओं में कैसे परिवर्तन आता है। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद।